हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आपकी स्टडी बहुत ही स्मूथ और अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। ऐसी सिचुएशन पे आपको फोकस्ड सिर्फ और सिर्फ स्टडी में होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट का सबसे बड़ा धर्म यही है, रिलीजन यही है कि वो अपनी पढ़ाई को जितना अच्छा कर सके उसके बेटर होगा। इसीलिए आज हम एक यहाँ पर वीडियो लेके आए हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पीसीएम, फिजिक्स से, केमिस्ट्री है, मैथ्स से, बहुत अच्छे होते हैं, वेल बेस्ट होते हैं, सुपर्ब होते हैं। लेकिन वही टॉपर्स जो होते हैं उनका हिस्ट्री और सिविक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड वीक भी होता है, नॉर्मल बच्चों का भी होता है। तो बेटर होगा आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू भी देखा था एंड हमने इसके पहले थ्योरी भी देखी थी। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर के 1934 के बीच के, यानी कि चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 6 में नेशनल मूवमेंट 1919 से 1934 के बीच की जो भी हिस्ट्री में बनने वाले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका फुल डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आप पेन और कॉपी जरूर ले लीजिएगा और उस पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों कि अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं ना कंप्यूटर में, तो आपको हाथों से टाइप करना होगा। इसी प्रकार माइंड भी काम करता है। अगर आपने माइंड में वर्ड्स की मैपिंग करनी है, टाइपिंग करनी है ना, तो आपको हाथ चलाने पड़ते हैं। सर, आपको थोड़ा समझना होगा कि हमारा बॉडी कैसे काम करती है। हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत गलत है। हम लोग गलत तरीके से काम करते हैं। मेहनत तो बहुत करता है स्टूडेंट, लेकिन उसको चीजें रिकॉल नहीं हो पाती, क्योंकि आपका सिस्टम गलत है, आपका पैटर्न गलत है। You have to follow the right pattern. Clear? Okay, don't worry. We have to focus on a chapter and the national movement है। तो हम सबसे पहले टाइम वॉच को शुरू करते हैं। 30 मिनट हम लोग लेंगे। 30 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। इट्स मीन दैट वी आर इन गुड डायरेक्शन। हमारी एक्यूरेसी परफेक्ट है, टाइमिंग भी परफेक्ट है, क्योंकि 1 आवर में आपको 28 क्वेश्चन करने हैं। तो लास्ट 30 मिनट में हम 8 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, इट्स इनफ। तो हम यहाँ पर और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। सबसे पहले स्टॉप वॉच लगाते हैं। देखिए, स्टॉप वॉच लगाते ही शुरू करते हैं सब अपने इस टाइपिंग के साथ में। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जय हिंद जय भारत के साथ में चलिए, मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और बिंदास तरीके से सॉल्व करना शुरू करिए। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन हमारा? ऑन हुज इंस्ट्रक्शंस डिड गांधी रिटर्न टू इंडिया? किसके इंस्ट्रक्शन में गांधी इंडिया आए? एंड द ऑप्शंस इज गिवन हियर। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। सबसे पहले समझते हैं इसका आंसर क्या है, और इससे और क्या ऑप्शंस में हमें और चीजें इंफॉर्मेशन क्या उसको भी हम यहाँ पे ऐड करते हुए चलेंगे। देखिए, आपके सामने दिया गया है किसके इंस्ट्रक्शन पर गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। 1915 में गांधी जी वापस आए। किसके इंस्ट्रक्शन में आए और उसके बाद गांधी जी ने कैसे इस मूवमेंट को जारी रखा? जारी करने से पहले इंडिया में वो कैसे पूरे देश का भ्रमण करते रहे? एंड द ऑप्शंस इज ए इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अब इससे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पहला याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल, क्या सर? पॉलिटिकल लीडर थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। क्या है सर? पॉलिटिकल लीडर कहें या पॉलिटिकल गुरु कहें? गांधी जी के कौन है पॉलिटिकल गुरु? सर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन है? महादेव रानाडे हैं। कौन है सर? महादेव रानाडे। ये भी याद रखिएगा अगर इनसे पूछ लिया जाए, रानाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु महादेव रानाडे एंड गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी इंडिया वापस कब आए थे? याद रखिएगा 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से। एग्जैक्ट डेट क्या होगी? 9th ऑफ जैन। 9 जनवरी को गांधी जी इंडिया वापस आते हैं। सबसे पहले आएंगे तो कहां पे आएंगे? बॉम्बे में आएंगे। कुछ चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ये तो गांधी जी के बारे में लिटिल बिट है। गांधी जी इज अ ब्रॉड, गांधी एक युग है, एक इरा है। गांधी को एक शब्दों में नहीं, एक सेंटेंस में, एक चैप्टर में नहीं बयां किया सकता है। इज अ फेमस पर्सनालिटी। लेकिन हम बात करें फादर ऑफ द नेशन है सर। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी ने समझा होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनिएगा, पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वर द वर्च्यू ऑफ द पीपल ऑफ साबरमती आश्रम? जब कोई साबरमती आश्रम में रह रहा है, गांधी जी का आश्रम है, आपको पता है।
थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, वीडियो थोड़ा सा लिटिल बिट कट हुआ लाइट की वजह से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वर द वर्च्यू ऑफ द पीपल ऑफ साबरमती आश्रम। देखिए साबरमती आश्रम की बात हम कर रहे हैं। साबरमती आश्रम में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या सिद्धांत, फिलॉसफी होती थी जब कोई अगर वहां रह रहा है। देखिए क्या क्या फॉलो करना पड़ता था। क्या ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी होनी चाहिए साबरमती पे रहने वाले व्यक्ति की। ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, प्रेयर होनी चाहिए सर। ऑनेस्टी, लिबर्टी एंड प्राइड होना चाहिए। ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड लॉयल्टी होनी चाहिए सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ साबरमती आश्रम पे रहने वाले, यहाँ पे गांधी जी रहते थे। ये आश्रम क्या है सर, गांधी जी गुजरात में रहते थे। साबरमती आश्रम है, यहाँ पर गांधी जी रहते थे। इसका राइट आंसर होगा बी। जो भी व्यक्ति साबरमती आश्रम में रहेगा उसके अंदर ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर सरलता होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर अहंकार, ईगो नहीं होना चाहिए, साधारण मनुष्य की तरफ से होना चाहिए, और प्रेयर होना चाहिए, प्रे टुवर्ड गॉड, डिवोटेड होना चाहिए सर। इंटीग्रिटी की यहाँ बात नहीं करता है सर, लिबर्टी की भी बात नहीं करता है सर, और ऐसा कोई नहीं है कि लॉयल्टी होनी चाहिए। यहाँ पर तीन चीजों के बारे में बात की गई, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड प्रेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके साबरमती आश्रम से रिलेटेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, जरा सुनिएगा, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वाज द गांधीज फर्स्ट पॉलिटिकल एक्शन टारगेटेड अगेंस्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि आप में से कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी टैलेंटेड लोग होते हैं, आप में से कर भी सकते हैं। क्या है सर, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट वाज द गांधीज फर्स्ट पॉलिटिकल एक्शन टारगेटेड अगेंस्ट। फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला के अगेंस्ट गांधी जी ने पहला टारगेट किया था मूवमेंट के लिए। मिलिट्री ऑपरेशन कैसा था, अनजस्ट टैक्स सिस्टम कैसा है सर, या इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। इनमें से किस सिस्टम के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहली बार क्या किया सर, पॉलिटिकल एक्शन टारगेट किया गांधी जी ने। अब आपने सोचा यार कि यार इनमें तो मैंने कोई पढ़ा ही नहीं है सर, बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वन। अब आप सोचोगे यार इसका क्या मतलब है सर। देखिए एक सिस्टम चलता था, इंडेंचर मतलब होता था लोगों से जबरन फोर्स लेबर कराया जाता था, फोर्स लेबर कराया जाता था। ठीक है सर, एक्चुअली फोर्स लेबर का ही टाइप है ये, जिसमें विदाउट सैलरी, विदाउट सैलरी, फोर्स तो ले रहे हैं सर, विदाउट सैलरी। और जब ऐसा होता था तो गांधी जी ने इसका अपोज किया। साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने इसका अपोज किया एंड इंडिया में भी किया। तो गांधी जी ने एक्चुअली सबसे पहली बार इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के बारे में आवाज उठाई थी। तो द राइट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर। चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, मुझे इतना तो विश्वास है। चलिए ऑप्शन बहुत आसान है सर। क्वेश्चन ये, बिटवीन 1917 एंड 18 गांधी लॉन्च्ड 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह। आपको पता है कौन कौन से लॉन्च किए थे गांधी जी ने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह। इनमें से आपका चंपारण, चंपारण एक है सर, और क्या किया था गांधी जी ने, खेड़ा मूवमेंट किया था सर, खेड़ा, एंड और क्या किया था सर गांधी जी ने सर, मिल जो स्ट्राइक हुई थी सर, मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद जो था, अहमदाबाद। ठीक है, तो ये 3 किए थे, ये बिहार में, ये दोनों आपको गुजरात में है सर। उसी से रिलेटेड है, बिटवीन 1917 टू 18 गांधी लॉन्च 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह एज ब्रिंगिंग द नेशनल मूवमेंट इनटू फुल स्विंग। पूरे देश में माहौल बनाने के लिए गांधी जी ने 3 मूवमेंट से शुरुआत की थी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन 3 मूवमेंट करते क्या थे, सभाष सत्याग्रह था वो, रिवोल्ट था वो, या एजेंडाज। इन तीनों में से, चारों में से किस कैटेगरी में रखोगे इन मूवमेंट्स को। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो यहाँ ऑलरेडी आंसर में सब कुछ कह दिया गया है कि एक तरह से सत्याग्रह मूवमेंट ही थे। ये तीनों एग्जाम्पल हैं गांधी जी के, प्रैक्टिकल कहे जाते हैं। गांधी जी ने प्रैक्टिकल कर रहे थे गांधी जी कि अंग्रेजों से लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट से स्टार्टिंग की, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पकड़ा, फिर सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट पकड़ा, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पे कहते हैं आप अंग्रेजों तुमको भारत से जाना होगा। दैट इज अ वे टू गांधी जी का। ये गांधी जी की जो फिलॉसफी है ना,
गांधी कोई एक इंसान नहीं, मैंने बोला गांधी एक युग है, एक इरा है सर। गांधी इज अ व्हाट, गांधी इज अ नॉट अ पर्सन। आज से आने वाले 1000 वर्षों के बाद लोग गांधी पे विश्वास नहीं करेंगे। लोग इस बात के लिए रेडी नहीं होंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी और डंडे के दम पे कैसे देश को आजादी दिला सकता है। ये जो पावर है ना उस व्यक्ति के अंदर, उसी ने भारत का पिता इन्हें घोषित कराया, नेशन ऑफ द फादर घोषित कराया। ठीक है, एक आम इंसान थे। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। इसलिए आपको जब भी कभी मौका मिले आपको ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको उनके जैसा नहीं बनना है, लेकिन आपको जब आप ग्रेट, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इनको पढ़ने से मिलेगा क्या, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब भी बहुत साधारण सा है। याद रखिएगा, जब आप महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं ना, किसी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसकी उस जर्नी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उसने उस ग्रेट अचीवमेंट को हासिल किया है, सफलता के आप उस टॉप पोजीशन तक पहुंचने में जो उसकी यात्रा है ना, उस यात्रा को पढ़ते हो तो उस रास्ते में अपनाए गए सिद्धांत, प्रिंसिपल्स आपके पास होंगे और आप भी उनका अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब कभी भी आपको टाइम मिले गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। आप सभी लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत ही मतलब आप सोच नहीं सकते सर, आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे गांधी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में, किसी एक वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डिस्कस जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां आ रहा है आपके सामने, चौथा डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, आप में से आप बहुत सारे लोग होंगे रेडी होंगे, सुनिएगा। कंप्लीट द एनोलॉजी। क्या कह रहा है सर? स्वदेशी, एनोलॉजी को कंप्लीट करना है सर। एनोलॉजी को, स्वदेशी इज रिलेटेड फ्रॉम इंडिजिनस गुड्स। स्वदेशी मूवमेंट जो था उसमें इस बात की चर्चा की जा रही थी कि आप अपने कपड़े खुद पहनिए, खुद बनाइए, विदेशों से मत बनाइए, फॉरेन को से मत बनाइए। चरखा का क्या संबंध है? तो पूछा चरखा इज रिलेटेड टू विच वन, खादी या लेबर या सेल्फ रिलायंस या इंडिपेंडेंस? सब कोई जानता है कि चरखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द खादी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैथ भी लग रही सर, रेशियन प्रोपोर्शन सर, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, किससे? खादी से। आपको सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड पकड़नी है, सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड पकड़नी है सर, एवरी सब्जेक्ट्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन डिड द एंग्लो वॉर हैपेंड? लेकिन आशा करते हैं कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा बुक तो आप कर नहीं पाएंगे सर, कर नहीं पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गांधी को पढ़ेंगे जब आप चैप्टर में, क्लास चैप्टर 6 पे वहां मिलेगा, लेकिन आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा। एंग्लो वॉर कब हुआ? क्वेश्चन ये कह रहा है सर, एंड द ऑप्शंस इज गिवन हियर। व्हाट? 1869, 1891, 1899, 1893, इनमें से कब ये वॉर होता है? एंड द राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप लोगों का पेशेंस लेवल जा रहा होगा, और हिंट के लिए ऑलरेडी मैंने सी को राउंड अप कर दिया था। अगर आप थोड़ा सा गेस करते तो मिल सकता था, बट द राइट आंसर इज व्हाट? 1899। 1899 पे ये वॉर हुआ था। एक्चुअली देखिए ये वॉर जो है ना, एंग्लो बोयर वॉर जो था हमारा, कि 1899 से लेकर के 1902 तक चला था, और ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड था। अब मैंने इसमें क्यों डाल दिया? इसमें इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया है क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में वॉर चला था, ये आपका गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका में थे, और ये ब्रिटिश की पॉलिसीज के खिलाफ चलाया गया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश की पॉलिसीज के खिलाफ चलाया गया था। और क्योंकि गांधी को पढ़ रहे हैं 1919 से लेकर के 1934 के बीच में, तो गांधी के द्वारा भी इस वॉर में कहीं ना कहीं वॉइस रेज की गई थी। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस वन, एंड द राइट आंसर अबाउट 1899। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अब देखिए अभी तो लेवल बहुत सिंपल चल रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा टफ करता जाऊंगा मैं, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाता जाऊंगा। सुनिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कर नहीं सकते। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप हासिल ना कर सकें। याद रखिएगा, इस अर्थ में, इस पृथ्वी में, इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो कुछ भी किसी व्यक्ति के द्वारा अचीव किया गया है, जो कुछ भी किया गया है, वो सब साधारण व्यक्ति ही रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, बस उसे हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज, ठीक है, सॉरी आइडियल, वर इनकॉर्पोरेटेड बाय गांधी इन हिज फ्रीडम स्ट्रगल? इनमें से कौन से आइडियल, नॉट आइडियाज, आइडियाज भी कह सकते हो, आइडियल्स थे गांधी को इनकॉर्पोरेटेड बाय गांधी इज फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल? गांधी जी जब देश की आजादी को दिला रहे हैं तो क्या उन्होंने अपनी इस लाइफ में यूज किए थे, किन किन बातों का ध्यान रखते थे, या किस चीज को लेकर वो आगे बढ़ते थे? ऑप्शंस गिवन है। क्या सत्याग्रह को पालते थे? हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है, सत्याग्रह गांधी का एक बहुत बड़ा वीपन था। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्या स्वदेशी को मानते थे? यस, स्वदेशी के बारे में तो बहुत गांधी जी ने प्रचार किया, खुद चरखा चला के कपड़े बनाते थे।
अहिंसा के बारे में बात की गांधी जी ने, एब्सोल्युटली, गांधी का तो पूरा सिद्धांत है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, इसलिए अहिंसा भी सही है। क्या उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बात की है? नहीं मेरे दोस्त, स्वतंत्रता के बारे में कोई डिस्कशन गांधी जी ने नहीं कहा है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा सर। अब हमको ये समझना होगा कि सर ये बताओ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहां दिया गया है? पहले वाले ऑप्शन में केवल दिया जा रहा है फर्स्ट, यानी कि गलत हो गया सर। पहले बी वाले में कह रहा सेकेंड एंड फर्स्ट, ये भी आपका गलत हो गया सर। थर्ड वाले में कह रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अब थर्ड तो बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द नहीं हो सकता है, यानी कि द राइट आंसर इज व्हाट? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अपने इस जोश को हाई रखो, हमेशा हमेशा कुछ ऐसा करते रहो, एक पल भी अपने आप को खाली मत रहने दो। जब खाली होगे तभी आप टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में होते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको कोई टेंशन हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, यार सिंपल सा फंडा है लाइफ में, जब भी ऐसी चीजें हो ना, आप कोई भी एक बुक उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए सर। कोई भी एक, मन नहीं लग रहा ना, हिंदी की बुक उठा लीजिए सर, एक चैप्टर पढ़ डालिए मजे के साथ में, आपका स्ट्रेस डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा और आपके सिलेबस का एक चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैथ फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएंगे। हिंदी का ऑप्शनल रखा करिए, हिंदी हमेशा ऐसे ही पढ़ी जाती है सर, और हिंदी में मार्किंग लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए कभी बताएंगे हिंदी में। हिंदी में मैं जब क्लास 12 में था, मेरे 98 नंबर है, 98 मार्क्स आए थे हिंदी में। मैं बताऊंगा चीज़ों को कैसे धीरे धीरे समय के साथ में कैसे चीज़ों को अपग्रेड की जा सकती है। 98 मुझे खुद कई बार लगता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट फिर मुझे रियलाइज होगा नहीं, जो मैंने लिखा था उस पर मार्क्स मिलने चाहिए थे। आप उस अप्रोच को फॉलो करो, आपको भी मिलेगा। और आपको तो लिखना भी नहीं, टिक करना है सर, पढ़ने की अप्रोच फॉलो करो, लेकिन कहाँ यूज करना है टाइम वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट आपको पता है कब हुआ? 1931 में हुआ। तो आपको बताना ब्लैक एक्ट कब हुआ। अब आपको पता होना चाहिए ब्लैक एक्ट होता क्या है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1907, 1919, 1920, 1941। आपके सामने ऑप्शंस भी हैं और आपके सामने ब्लैक एक्ट भी पड़ा हुआ है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लैक एक्ट है ना, ये ब्लैक एक्ट को ही कहा गया है रॉलेट एक्ट। क्या कहा गया है सर? रॉलेट एक्ट। ठीक है, देख लीजिएगा, रॉलेट एक्ट, डब्ल्यू भी आएगा सर, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, रॉलेट एक्ट। और ये आपको पता है रॉलेट एक्ट कब आया था? ये आया था 19 में, एंड सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? 1919 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? 1919। सर रॉलेट एक्ट के अपोज में ही तो हम लोग जलियांवाला मैसेकर के लिए बैठे। सर जलियांवाला मैसेकर हुआ उसके बाद में, क्योंकि 13 अप्रैल, क्या 13 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे थे? 1919 को हम लोगों ने क्या किया सर? अपोज किया सर, किसका? जलिए रॉलेट एक्ट का। और उसी के बाद जनरल डायर ने आकर के फायरिंग कर आदेश दे दिया सर, और फिर क्या हुआ? जलियांवाला मैसेकर होता है सर। इस ट्रेजेडी, इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द कह सकते हैं अर्थ, पूरी पृथ्वी पे बिगेस्ट ट्रेजेडी थी। पूरी दुनिया के लोगों ने कहा कि सर ये निंदनीय अपराध हुआ है। ओके, डजंट मैटर, अब ये हो चुकी है चीजें, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। मजेदार क्वेश्चन है सर, आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिए सर, मजा आ जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने के बाद। लेवल तो 100 क्वेश्चन आते जाएंगे, मैंने क्या बोला, आपको छोड़ूंगा नहीं, क्वेश्चन का लेवल वाले क्वेश्चन में दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन पढ़िए और आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आगे बढ़िए। क्या है? व्हाट वर द क्लॉजेस ऑफ रैटिफाइड पूना पैक्ट? पूना पैक्ट के तहत, जब भी पूना पैक्ट हुआ, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा पूना पैक्ट क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पूना पैक्ट है क्या? गांधी जी एंड अंबेडकर के बीच में 1932 को एक पैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके तहत क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में आपको बताना। जो स्टेटमेंट सही हो वो आप पहले पढ़ लीजिए, और जो गलत होंगे खुद ही पता चल जाएगा सर। पहला कह रहा है सर, देयर वुड बी कॉमन इलेक्टोरल फॉर ऑल द हिंदूज। क्या सही है? इस पूना पैक्ट बिल्कुल सही है सर, कॉमन इलेक्टोरेट कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था? कॉमनल अवार्ड दिया था, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड दिया था सर। इस अवार्ड के तहत जो भी लोअर बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनके लिए स्पेशल इलेक्टोरल कर दिया था सर। अंबेडकर यही चाहते थे, गांधी जी इस बात से नाराज थे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। अब अगर ये पॉलिसी के तहत अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो हिंदू या कांग्रेस में ही हिंदू में डिवीजन हो जाता, और आज़ादी तो हम भूल चुके होते। ये मूवमेंट को कमजोर बनाता है सर, इसीलिए हमने क्या किया सर, इसको पहले कैंसिल कराया कम्युनल अवार्ड को। और इसी के लिए हमने क्या किया, अंबेडकर के साथ में सर, गांधी जी, हमने नहीं किया, गांधी जी ने इस अंबेडकर के साथ में एक एग्रीमेंट किया, उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। सो द फर्स्ट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट। दूसरा पढ़ते हैं सर, देयर वुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेशन क्लास। थी सर, बिल्कुल सही है सर, डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स थी, बिल्कुल सही है। सेकंड इज आल्सो राइट।
158 seats instead of the existing 12 would be reserved for them on the provinces of the legal. ओके ओके ठीक है ठीक है। ऑप्शन कह रहा है सर 158 सीट्स ऑफ द existing 72 would be reserved for them into the provincial legislature, but this is wrong, this is wrong, this is absolutely wrong. 18% of the seats in the central legislature, ये आपका बिल्कुल सही। 18% रिजर्व की गई थी सर, legislature would reserve for them as well, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर 18% सीटें रिजर्व की गई थी सर, ठीक है, उनके लिए। सो आपका 4 सही हो जाएगा, थर्ड गलत है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन, इसीलिए आप बहुत लोगों को तो लगेगा यार क्या पढ़ रहा है, क्या हो रहा है सर। पेशेंस रखिए, समय के साथ में आपको चीजें समझ में आना चालू हो जाएंगी। देखिए पहले वाले में दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड, सर हमारा फोर्थ भी सही, इसलिए ये गलत हो गया सर, ठीक है। इसके बाद बी वाले में कह रहा फर्स्ट सही, अरे यहाँ पे तो ऑप्शन ही गैप कर दिया सर, चलो मैं सेकंड बना देता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तो गलत है ना, इसलिए इसको थर्ड को गलत कर दिया। थर्ड तो गलत है, इसलिए सी भी गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ एब्सोल्यूट डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो मैं उस पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और जो भी होगा तो मैं यहाँ पे करेक्ट करता जाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है कि नहीं आया सर? पूना पैट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पूना पैट जरूर पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द गांधी, व्हेन वन इज हीज बिलीव्स ऑफ अहिंसा इज नॉट एन एंग्री विद द कंप्लीट द स्टेटमेंट। कह रहा है सर इसमें आपको कंप्लीट करना है सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गांधी, व्हेन वन इज अ बिलीव ऑफ अहिंसा, जो व्यक्ति अहिंसा पे बिलीव करता है, इज नॉट एन एंग्री विद द कंप्लीट द सेंटेंस। कह रहा हूं एंग्री नहीं हो सकता, किसके प्रति? अब आपको ये बताना है किसके प्रति। गॉड, सिस्टम, रूलर, रॉन्ग डोर, रॉन्ग डोर, इनमें से किसके? अगर कोई व्यक्ति अहिंसा में बिलीव करता है तो सर वो एंग्री नहीं हो सकता, किसके खिलाफ? भगवान के खिलाफ, रूलर के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अपना गुस्सा नहीं दिखाता था, रॉन्ग डूरर। और इसका स्टेटमेंट कंप्लीट करना सर, यहाँ मतलब आगे डैश कह सकते हो, यहाँ डैश होगा किसके खिलाफ? अब ऑप्शन बताना है सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज व्हाट? डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर ये रॉन्ग डोर का मतलब क्या होता है, और नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं सर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैचिंग करना है सर, मैचिंग करना है, फटाफट लग जाइए मैचिंग में। देखिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और आपको पढ़ा हुआ होगा, 100% पढ़ा हुआ होगा। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है सर। कम्युनिस्ट पार्टी आज यही तो पार्टी है जो ममता बनर्जी जिससे प्रभावित कन्हैया कुमार सीपीआई पार्टी से, ममता बनर्जी की पार्टी ये नहीं है मतलब एब्सोल्युटली, बट ये लेफ्ट विंग पार्टी है जो वेस्ट बंगाल की तरफ आपकी रहती है। अभी तक कन्हैया कुमार इसी में थे, अब तो कांग्रेस में आ गए कन्हैया कुमार जी। आपने सुना होगा जेएनयू से एक बड़े फेमस आपके लीडरशिप के रूप में उभरे हुए हैं। अक्सर वो लीडर पैदा करता है, देश के बड़े बड़े लीडर है। इस समय वित्त मंत्री सीतारमैया जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी जेएनयू की पढ़ी हुई है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई ये कब बनी सर? आपको टैली करना है 25, 27, 29, 31 में। साइमन कमीशन कब आया? पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कब पास हुआ? भगत सिंह को फांसी कब दी गई, हैंग कब किया गया? इधर आपको टैली करना है और उसके बाद आंसर बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, टैली करते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई जो हुआ था ये आपकी 1925 में हुआ है, और ये एक्चुअली में कानपुर में ही हुआ था। याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई हुआ था कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा कानपुर में हुआ है। दूसरा, साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन 1927 में ही आया था, याद रखिएगा, ठीक है। साइमन हेड ही थे उसके। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कब पास हुआ? 1929 में पास हुआ था, और इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जब ये कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर सेशन में 1929 में। और इसके बाद हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार सेलिब्रेट किया था। इसके बाद हैंग सिंह कब किया गया? भगत सिंह को 1931 को किया गया। तो यानी कि एग्जैक्ट डेट आप अगर देखेंगे 23 मार्च 1931, ये हमारी डेट है। यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है। अब आपको चेक कर लेना सर किसमें कौन सा टैली है। देखिए पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यही तो मिल रहा है सर। यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है? पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। ए इज द राइट आंसर, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है सर, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है सर। चलो अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चन किया हुआ है। अगला तरफ आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सत्याग्रह वॉज रिन्यूड विद नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पिकिंग of the soaps, manufacturing and collection of the salts, and boycott of all British goods.
ये किस मूवमेंट के दौरान इस सेंटेंस को कहा गया है, ये कब कहा गया है? एंड द ऑप्शन इज गिवन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। इनमें से किस मूवमेंट में इसका प्रयोग किया गया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। साल्ट के बारे में जब भी आए तो आप तुरंत तुमको पहचान लेना चाहिए था, साल्ट के बारे में आपको दिया गया तुरंत पहचान लेना चाहिए था, ये सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट है। दांडी मार्च के बारे में बात कर रहा है, सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी इज अ राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 13? सुनिएगा जरा सा। रैमजे मैकडोनाल्ड अनाउंस ऑन 16th of August 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। आपको पता है उन्होंने रैमजे क्या है, बीएम के, देखिए 1932 के दौरान, 1932 के दौरान ये ब्रिटिश के क्या है सर, इंग्लैंड के सर पीएम थे। कौन थे? इंग्लैंड के सर ये क्या थे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे सर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने एक अवार्ड अनाउंस किया था आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड के बाद अवार्ड घोषित किया था, कौन सा? रिटायरमेंट, कम्युनल अवार्ड, प्रमोशन, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। एंड द राइट आंसर इज व्हाट? सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। कम्युनल अवार्ड इज द राइट आंसर। अब ये फैक्चुअल है, यू शुड नो अबाउट दैट। एंड इट अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। इसे रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इसी में तो सर सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की थी फॉर द बैकवर्ड क्लास, जो अंबेडकर जी के लिए, अंबेडकर जी इस बात को लेकर खुश थे, बाद में गांधी जी ने को कैंसिल कराया, पुनः समझौता किया था। चलिए, आप लोग सब जानते हैं, समझदार इंसान है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये आया सर, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एग्री अपॉन इन द गांधी इरविन पैक्ट। कौन सी बात गांधी इरविन पैक्ट में आपकी एग्री नहीं करती है? पहला पॉइंट कह रहा है रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर इज नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस। ये तो था, गांधी जी ने इस बात को सहमत कराया था, सबको रिलीज करो जो वायलेंस में एग्री नहीं, वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, नॉट वाला बताना है आपको, बट ये था, सो दिस इज रॉन्ग। विड्रॉल ऑफ पेंडिंग केसेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जो भी पेंडिंग केस चले उनको हटाओ, ये भी था, ये भी नहीं हो सकता सर, नॉट में। रिस्टोरेशन ऑफ ऑल कन्फिस्केटेड लैंड एंड प्रॉपर्टी, जो भी आपने सर क्या किए सर, उनके कब्जे कर लिए लैंड को, उनको भी वापस करो सर, ये भी था, इसको भी कैंसिल हो गया सर। टू अलाउ पीपल रिजाइडिंग नियर द कोस्ट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट फॉर द पर्सनल यूज, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। अब क्या, साल्ट को बनाने का आपको राइट मिल गया, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है और आपको गलत वाला बताना है सर। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? नन ऑफ द अबव। नीचे पड़ा हुआ डी का ऑप्शन दिया गया, नन ऑफ द अबव, यानी कि नन ऑफ द अबव होगा, डी इज अ राइट आंसर। ये एक ऐसे टाइप कर दिया मेरे दोस्त, देखिए टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आइए आगे क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आता है सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पढ़िएगा। द टर्म हरिजन was used for, टर्म हरिजन किसके लिए यूज किया गया है? फॉर अनटचेबल्स, इंडियंस, ब्राह्मण्स, स्लेव्स, गुलाम, स्लेव्स, ब्राह्मण, इंडियंस, अनटचेबल किसके लिए यूज किया गया? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? हरिजन was used for untouchable। एक्चुअली हरिजन गांधी जी ने वर्ड यूज किया था, गांधी जी ने एक हरिजन नामक एक मैगजीन भी निकाली थी आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, जब रैमजे मैकडोनाल्ड पूना पैक्ट हो गया उसके बाद। हरिजन का गांधी जी मतलब कहते थे, हरि मतलब देखिए आप अगर हिंदी में आप देखेंगे तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जन एक्चुअली इज नोन एज व्हाट? पीपल। जन का मतलब होता है पीपल, लोग, और हरि मतलब होता है गॉड, ठीक है। तो ये बताते थे गांधी की जो लोग हैं जिन्हें आप अनटचेबल कहते हैं, किसके? गॉड के लोग हैं, पीपल ऑफ द गॉड, पीपल ऑफ द गॉड। ओके, सो दैट्स द राइट आंसर, व्हाट? अनटचेबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द following measure was not taken by the government when they realized the power of civil disobedience movement। ठीक है, चलिए आइए जरा सा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लैंग्वेज बड़ा घुमा दिया है पर सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following measure was not taken by the government when they realized the power of civil disobedience movement? ठीक है, जब उनको लगा कि यार सिविल डिसोबीडियंस movement बहुत ताकतवर है, किस चीज को उन्होंने आपका मेजर यूज नहीं किया है, इन द सेंस लाइक दैट टेकन फ्रेम्ड रिप्रेसिव लॉज, अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, ये सब किए थे, लॉज भी किया था, लोगों को अरेस्ट भी किया उन्होंने, ठीक है। रेन ऑफ द टेरर, उन्होंने लोगों अंदर डर भी पैदा किया, बहुत पिटाई की थी, बहुत मारा था सिविल डिसोबीडियंस के दौरान लोगों को, ये भी किया था। सो दिस इज आल्सो नॉट राइट, दिस इज आल्सो नॉट राइट, दिस इज आल्सो डी अपने आप हो जाएगा। एब्सोल्यूट मोनार्की, ये नहीं किया था उन्होंने, खैर एब्सोल्यूट मोनार्की की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, कुछ तो चीजें थी, बात तो सुन रहे थे। मोनार्की मतलब बिल्कुल तानाशाही, ऐसा नहीं था सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
So the right answer will be what? D is a right answer. Okay, D is the right answer. Okay, question number 17 पे आते हैं. Question number 17 is a very simple question. ब्रह्मांड का पूरा सबसे साधारण प्रश्न है. आइए इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है सर. The civil distributed movement was renewed in, कब ये किया गया सर? रिन्यूड, दोबारा चालू किया गया. देखिए आपको पता है 1930 में 12 मार्च को सिविल डिस्ट्रिब्यूशन मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी. 6 मार्च को गांधी जी ने दांडी पहुंच करके नमक तो लॉ तोड़ा था, सॉल्ट लॉ. मूवमेंट चलता रहा, कई सारे पैक्ट हुए. सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, वापस आए, फिर से उन्होंने मूवमेंट शुरू किया. एंड देन 1931, 1932, 1934, 1935 एंड द राइट आंसर इज व्हाट? 1932. क्योंकि गांधी जी को इसी के बाद गिरफ्तार करेंगे. और आपको पता है पूना पैक्ट हो रहा है, पूना जेल में जहां पर वो बैठे थे वहां पर एक पैक्ट हो रहा था. इसका मतलब गांधी जी ने मूवमेंट शुरू कर किया होगा. सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. अच्छा, मजा आ रहा हो तो जरूर अपने बताते जाइएगा कमेंट सेक्शन में, रिव्यू जरूर दीजिएगा अपने बातों के बारे में. क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है. Who of the following was not a part of the second round table conference? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है सेकेंड राउंड टेबल का? याद रखो, बताना है, नहीं वाला बताना है कि पार्ट. हाँ, was not. ओके, नो was not. देखिए गांधी जी तो थे एब्सोल्युटली सेकेंड राउंड टेबल में थे, तो सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी तो है ही है, कोई बात नहीं है सर. अच्छा, इसके बाद आते हैं जरा से. देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. अब मुझको एक चीज पता, सरोजिनी नायडू भी हैं. क्या सरोजिनी नायडू भी हैं? मदन मोहन मालवीय, मैं आपको इसमें बताऊंगा तरीका, लेकिन फिर पहले समझ लेते हैं. ये भी तीनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तीनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. इवन की जीडी बिरला भी पार्टिसिपेट किया था. अब आपको ऑप्शन चुनना है, तो इनमें से चारों ने पार्टिसिपेट किया था. नन ऑफ द अबव. डी इज द राइट आंसर हो चुका है आपका. डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए आपको डेप्थ में पढ़ना होता है. अब मुद्दे की बात यह है सर कि कैसे करें जिसको नहीं पता है. आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी. अब आपको पता है महात्मा गांधी तो थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे, कोई बात नहीं सर. तो पहला ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है, सेकंड थर्ड फोर्थ ये दे दिया. सरोजिनी नायडू, आपको बस एक नाम आपको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू भी थी. सेकंड ऑप्शन आपको पता है ये भी थी. आपको नीचे पता है कि नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंड थी और इसमें बोला कि कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो सेकंड देखो जहां जहां उनको हटा दो. इसमें सेकंड मिल गया यानी कि ए गलत हो गया, इसमें सेकंड मिल गया यानी कि गलत हो गया, इसमें सेकंड मिल गया यानी कि गलत हो गया. तो डी तो अपने आप हो जाएगा ना. आपको ज्यादा समझना नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है. पीछे वाले आपको पता है कि नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑप्शन बनाए ही इसी तरह जाते हैं. एमसीक्यू का मतलब ही यही होता है कि आप ऑप्शन देखो और एमसीक्यू को समझो, और जो ये समझ गया ना वो जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आते उनका भी आंसर दे जाएगा. यही तरीका होता है एमसीक्यू का. चलो आगे बढ़ते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका एक पिक्चर वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है सर कि ये जो पिक्चर है किसकी पिक्चर है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यानी कह सकते हैं मतलब ग्रेट पर्सनालिटी है. आइडेंटिफाई द पिक्चर, हु इज द मैन. सॉरी आई थिंक मुझे लग रहा है, चलो मैं इसका नाम राम प्रसाद बिस्मिल होगा, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल है. पिक्चर में थोड़ा सा वर्ड चला गया है. एंड रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान एंड सुखदेव. चार ऑप्शन पड़े, इनमें से किसकी पिक्चर है आपको ये बताना है. राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला, सुखदेव, ये आपको ऑप्शन बताना है. एंड द राइट आंसर आपको अगर पता है तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये अशफाक उल्ला जी की फोटो है, अशफाक उल्ला खां की फोटो है. आपको पता है अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी. चलिए मैं आपको पहले अगला क्वेश्चन देखता हूं, फिर आपको थोड़ा सा बताता हूं, इसी से रिलेटेड है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सर आपको बताना है व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, फॉर्मिंग हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिवोल्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन. किसकी वजह से इनको एक्यूज किया गया था, फांसी दी गई थी. एंड एक्चुअली द इंसिडेंट वाज काकोरी इंसिडेंट. काकोरी इन्होंने केस में सब फंसे गए थे या पकड़े गए थे. ये आपका 9 अगस्त को केस हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था. इन्होंने काकोरी आपका एक पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन है, वहां पर इन्होंने ट्रेन को लूटा था. चंद्रशेखर आजाद भी थे, वो चले भाग गए थे, लेकिन इनको और राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ा गया था और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी. सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, बी. फिर कह रहा है व्हेन वाज ही कन्विक्टेड, कब इनको कन्विक्ट किया गया था. जिस साल इनको पकड़ा गया था उसी साल इनको कन्विक्ट कर दिया गया था, 1925
5 में किसके बारे में बात कर रहा है, अशफाक उल्लाह खां के बारे में बात कर रहा है। देखिए 20 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसानी से किया और हमारे पास समय को अगर हम देखें तो हमने 90 मिनट के अंदर कर लिया, जिसमें हमारा थोड़ा सा बीच में इंटरफ्यू हुआ था टेक्निकल इश्यू की वजह से, और हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की इसके बावजूद भी। मतलब कहने का मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, सिंपल सा फंडा है। अगर आप MCQ पैटर्न में कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि MCQ कैसे किया जाता है, याद रखना 100% अप्रोच के साथ अगर आप जाना चाहते हैं MCQ में तो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। यानी अगर आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो रहा है तो याद रखिएगा आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। बस आपको याद रखना है 20 लाने के लिए आप में से ऐसे स्टूडेंट जो टॉपर होंगे वो 24 और 25 में तो पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। तो 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, मैं एब्सोल्युटली बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ पहले से आपको। 3 या 4 क्वेश्चन दिक्कत करेंगे। अब इन 3-4 क्वेश्चन को करने के लिए आपको बार बार क्वेश्चन के बाद MCQ पढ़ना है और उनमें से एक कोई पॉइंट निकालना है जो नहीं हो सकता है और जो कॉमन पड़ा हो, बस उसको क्लियर कर लो, आंसर क्लियर आ जाएगा, आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये हमारा आज का वीडियो समाप्त होगा और लगातार मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके बाद मैं हिस्ट्री के कुछ नोट्स के भी बारे में डिस्कशन करूँगा, चैप्टर का डिस्कशन करूंगा। इसी प्रकार सिविक्स में बात करने वाला हूं, ज्योग्राफी में बात करने वाला हूं, यानी कि आपको सारे सीट्स मिलने वाले हैं। हिस्ट्री के साथ साथ में, ज्योग्राफी के साथ साथ में आपको बता देता हूं, आप फिजिक्स के बारे में भी बात करूंगा, केमिस्ट्री के भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, मैथ्स के वीडियो भी मिलने वाले हैं। मतलब आपको सब कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे मजा आने वाला है, बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी मैं पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई इश्यू नहीं है सर। इसके बाद आपको मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे, मेरे पास टाइम होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अन्यथा आपको कोई दूसरे भैया या सर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो लगे रहिए। कोई कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को भी बता सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।